Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 के क्लास 2 की तरफ आ चुके हैं। क्लास 2 पे स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्लास 1 का ओवरव्यू देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों कि हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमने स्टार्ट किया था। और फिर हमने बात की थी कि जो शुरुआत है, यानी जो अंग्रेजों ने जो अपने लक्षण है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक है, वो दिखाने कर दिए थे। कब से? बैटल ऑफ पलासी के बाद से उन्होंने ये हिंट देना हमें स्टार्ट कर दिया था कि वो हमारे पास कभी ट्रेडर के रूप में आए ही नहीं थे। उनका तो मकसद था हमारे देश के ऊपर कब्जा करना। तो इसका पहला हिंट कहां से दिखाई देता है? बैटल ऑफ पलासी से। फिर हमने बैटल ऑफ पलासी का कुछ ब्रीफ देखा कि 23 जून 1757 में फाइट हुआ एंड ऑल दैट, ये सारी बातें हमने की। और बैटल ऑफ पलासी वगैरह डिस्कस करने के बाद हमने पर्पस में ये देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि किस तरह से जो इंडिया है एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह जाए। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ब्रिटिश जो है वहां से प्रोडक्ट्स बनाए, हमारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करे और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें ही बेच दे, यानी उनको डुअल बेनिफिट हो। पहला बेनिफिट ये कि उन्हें हमसे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों में मिल गया। फिर उन लोगों ने उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड बनाया और उन गुड्स को वापस हमें ही बेच दिया, यानी हम ही से रॉ मटेरियल खरीदा सस्ते दामों में, फिर उसको हमसे ही प्रॉफिटेबल बना के हमसे ही खरीद लिया। तो इस तरह से उनके दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। ब्रिटिश से पहले यदि हम बात करें तो हम लोग एग्रीकल्चर में और फॉरेन ट्रेड में दोनों में ही बहुत आगे थे। एग्रीकल्चर संपूर्ण था हमारे पास बच्चों, और जो फॉरेन ट्रेड था उसके बारे में हमने जाना कि वर्ल्ड वाइड उसकी मांग थी। पूरी दुनिया के लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, यानी कि हाथ से बनाई गई वस्तुओं की मांग करते थे, जिसे हम दुनिया भर में सप्लाई कर रहे थे। तो ये सारे नोट्स हमने लास्ट क्लास में देखे। फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, हमको एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रख दिया, हमारे एग्रीकल्चर पे भी कब्जा कर लिया। ये सारी बातें हुई। फिर हमने पर कैपिटा इनकम और इन सब चीजों के बारे में बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ढाका मसलिन पे बात हुई थी लास्ट क्लास में। अब आज मेनली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के क्लास का मकसद है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं बच्चों। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से क्या कहने का मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन का जो 85% पॉपुलेशन है, इसका जो लिविंग था, इसका जो लाइवलीहुड था, वो सारा का सारा कहां से आ रहा था? एग्रीकल्चर से आ रहा था। और जो बचा हुआ 15% है, ये सारा का सारा कहां से था? इंडस्ट्री से। ये सारा का सारा कहां से था? एग्रीकल्चर से। अब अगर आप इसको भी फर्दर बाइफर्केट करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं 75% एंड 10%। 75% जो थी ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे, और 10% जो था ये इनडायरेक्टली जुड़े थे। अब इनडायरेक्टली से क्या मतलब है? किसी के पास गाय है, भैंस है, उसका भी इस्तेमाल किस में होता था? एग्रीकल्चर में। किसी के पास ट्रैक्टर है, उसका भी इस्तेमाल किस में होता था? एग्रीकल्चर में। किसी के पास पोल्ट्री फार्म है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। और डायरेक्ट कनेक्शन यानी जो डायरेक्टली लोग खेतों वगैरह में काम कर रहे थे। लेकिन आप डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली देखें, इतना तो समझ में आ ही रहा है कि सर जो 85% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी और 15% इंडस्ट्री से। तो 15% इंडस्ट्री से क्या मतलब है? हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री क्या थी बच्चों?
हैंडीक्राफ्ट बेस्ड थी, हम हाथ से बनाई गई वस्तुएं पूरी दुनिया में बेचा करते थे। और लास्ट क्लास में हमने देखा भी कि जो वस्तुएं हम हाथ से बनाते थे वो इतनी फाइन क्वालिटी की थी कि दुनिया भर की उन वस्तुओं की दुनिया भर में डिमांड थी। ये हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये बात अंग्रेज समझ गया, अंग्रेज क्या समझ गया कि भाई 85% लोग जो हैं ये तो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं, तो अगर हमने पहले एग्रीकल्चर को कैप्चर किया तो 85% लोग तो ऐसे ही कैप्चर में चले आएंगे। लेकिन देखिए पुराना सिस्टम क्या था भाई, पुराना सिस्टम तो देखिए राजा महाराजाओं का था। तो सबसे ऊपर राजा होते थे, राजाओं के ऊपर जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड, और इनके नीचे फिर होते थे टीनेंट्स। ठीक है। अब राजा के पास बहुत सारी जमीन है, राजा अकेले सारी जमीनें मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वो हर एरिया में लैंडलॉर्ड अपॉइंट करते हैं और उनको दे देते हैं कि तुम हमारे खेत वगैरह मैनेज करो। अब इन लैंडलॉर्ड का काम होता था इस टीनेंट से टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करने से मतलब है, आपने लगान मूवी देखी है ना, कि तुम लोग को दुगना लगान देना पड़ेगा, ये मूवी में दिखाया है कि नहीं। अब टैक्स कलेक्शन उस समय होता कैसे था, लाइक टैक्स कलेक्शन है 20%, यानी जितनी भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके खेत में जितनी भी उपज हो रही है, आप उसका 20% राजा को दे दोगे, यानी लैंडलॉर्ड को दे दोगे, और लैंडलॉर्ड किस तक पहुंचाएगा, राजा तक पहुंचाएगा। ऑब्वियसली उसमें कुछ शेयर लैंडलॉर्ड का होता था और कुछ राजा का होता था। ठीक है। अब 20% से मतलब है कि यदि 100 केजी अनाज उगाया जा रहा है तो इसमें से 20 किलो अनाज जो है वो किसको चला जाएगा, भाई राजा को चला जाएगा। यदि 50 किलो उगा है तो 20% 50 किलो का कितना होता है, 10 किलो। 10 किलो कितना का किसको चला जाएगा, राजा को चला जाएगा। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका एक सर्टेन अमाउंट, एक परसेंटेज जो है राजा तक पहुंचा दिया जा रहा है। और उस समय खेती बाड़ी भी फर्स्ट क्लास थी, तो किसानों को देने में कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन अब तो एंट्री हो गई थी किसकी, ब्रिटिश। अब यहां से जो गेम है वो चेंज होने वाला है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो ब्रिटिश है ये राजा को क्या ऑफर करते हैं कि मिस्टर राजा, आप बहुत ज्यादा ना तकलीफ में रहते हैं, आपकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। आप लैंडलॉर्ड से मैनेज करते हैं, फिर टीनेंट से मैनेज करते हैं, फिर पता नहीं आपको कितना कलेक्शन होता है। आप तो राजा हैं, आप राजपाट संभालिए, आप मौज मस्ती करिए, कहां आप परेशान होते हैं। तो राजा बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो अंग्रेज बोलते हैं कि आप एक काम करिए ना, आप जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं इन टीनेंट से, इन लैंडलॉर्ड से, वो सारा आप हमसे एडवांस में पहले ही ले लो। जैसे राजा जी कहते हैं कि देखिए मैं एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 500 क्विंटल अनाज जो है वो लगभग मैं टैक्स के रूप में ले लेता हूं। तो अंग्रेज कहते हैं बस इतनी सी बात, आप एक काम करो, देखो आपको फार्मर तब देता है ना, टीनेंट तब देता है ना जब वो प्रोड्यूस करता है, फिर प्रोड्यूस करता है, फिर जो उपज होती है फिर वो उसमें से आपको कुछ सम देता है। कितना लंबा प्रोसेस है, वो भी पता नहीं उसकी उपज कैसी होगी, उसको फायदा होगा, उसको नुकसान होगा, मालूम नहीं। आप 500 क्विंटल सोच करके बैठे हैं, क्या पता उसको 100 किलो ही उपज हो तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये जो 500 क्विंटल अनाज है ना, इसका पैसा आप हमसे पहले ही ले लो। तो राजा बोले ऑफर तो बड़ा बढ़िया है ना, खुद ही सोच के देखो कि तुम्हारे खेत में कितनी उपज होने वाली है तुमको पता नहीं, बट अगला व्यक्ति कहता है कि हम पहले ही आपको पे करने को तैयार है। तो तुम कहोगे ऑफर तो बढ़िया है। तो राजा ने भी सोचा कि भैया इतनी क्या ही टेंशन लेनी है, लेट्स एक्सेप्ट द ऑफर। लेकिन राजा ने पूछा कि आप बदले में क्या चाहते हैं। तो ब्रिटिश बोला ज्यादा कुछ नहीं, बस यहां से आप हट जाओ, हमें बिठा दो। वाह भैया,
यानी कि आप अपने लैंडलॉर्ड्स का कंट्रोल हमें दे दो। अब लैंडलॉर्ड्स का कंट्रोल हमें आएगा तो किसानों का भी कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। राजा को वो बोलते हैं आपको दिक्कत क्या है, हम भी तो किसानों से वही तो करवाएंगे जो आप करवा रहे हो, बस आप कंट्रोल हमें दे दो। अब राजा जो हैं थोड़े लालच में पड़ गए, उनके इरादे उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए और इन्होंने डील एक्सेप्ट कर ली। अब जैसे ही भैया डील एक्सेप्ट हुई, यहां से खेल हो गया स्टार्ट। अब देखिए खेल कैसे शुरू होता है। अब तो भैया राजा हट गए, अब सिस्टम आ गया ब्रिटिश। ब्रिटिश के नीचे आ गए लैंडलॉर्ड, यानी जो लैंडलॉर्ड पहले राजा को रिपोर्ट किया करते थे, जो लैंडलॉर्ड राजा को टैक्स कलेक्ट करके देते थे, वो लैंडलॉर्ड अब किसके अंडर आ गए, ब्रिटिश के अंदर। यानी अब राजा तो हट चुके हैं, राजा तो पहले ही पैसा लेके साइड हो चुके हैं। अब इनके नीचे टीनेंट्स आ गए। अरे टीनेंट्स बोल रहा हूं यार मैं बार बार किराएदार थोड़ी है, आई एम सो सॉरी। इनके नीचे टिलर्स आ गए, ठीक है। टिलर्स यानी के फार्मर, मतलब देखो फार्मर में और टिलर में क्या फर्क होता है। फार्मर हर वो व्यक्ति है जिसके पास फार्म है, जिसके पास जमीन है। जैसे मेरे पास भी फार्म है, लेकिन हो सकता है मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूं, मैंने काम करने के लिए किसी और को दे दिया है। तो जो एक्चुअली में काम करते हैं ना, वो टीलर्स होते हैं। समझ आएगा, टीनेंट नहीं, गलती से बोल दिया। अच्छा देखो, जो फार्मर भी थे ना, ये दो तरह के थे। एक जिनके पास लैंड थी, एक जो लैंडलेस थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज्यादातर लोग लैंडलेस थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, वो राजा की दी गई जमीन पर खेती वगैरह करते थे। बाकी कुछ लोग थे जिनके पास जमीन थी अपनी। तो इन दोनों पे हम बात करेंगे। पहले उन लोगों पे बात करते हैं जो लैंडलेस थे। अब देखिए क्या होता है। अब भाई जो पार्टी है वो तो बदल चुकी है, मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो चुका है, तो सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या सिस्टम आ रहा है। अब सिस्टम ये आ रहा है, ब्रिटिश जो है वो लैंडलॉर्ड को कहता है कि देखो यार परसेंटेज मत लो, परसेंटेज मत लो टीलर से, फिक्स्ड सम लो। अब फिक्स्ड सम से क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी किसान के पास एक पीस ऑफ लैंड है, तो इस पर एक एवरेज निकाल लिया गया और अंग्रेज कहता है इस पर्टिकुलर किसान को कि भाई जितनी भी खेती हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हर साल 50 केजी अनाज दे देना। अब परसेंटेज में नहीं है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर परसेंटेज होता बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं थी, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका आप एक सर्टेन परसेंटेज ले लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब परसेंटेज नहीं, अब फिक्स, यानी कि तुम 200 किलो उगाओ तो भी हम 50 किलो लेंगे, तुम 100 किलो उगाओ तो भी हम 50 किलो लेंगे, तुम 50 किलो उगाओ तो भी हम 50 किलो लेंगे, और इवन तुम 20 किलो भी उगाओ तो भी हम 50 किलो लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जब उगा ही 20 किलो है, जब प्रोडक्शन ही 20 किलो की हुई है, तो हम 50 किलो देंगे कहां से। तो अंग्रेज कहता था कोई बात नहीं, अभी ये जो 20 किलो है ये हमें दे दो, 30 किलो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी 50 किलो वो जो तुम नेक्स्ट ईयर हमें दोगे, प्लस 30 केजी जो तुम्हारा बाकी रह गया पिछले साल का, यानी नेक्स्ट ईयर तुम हमें कितना देने वाले हो, 80 किलो। अब बताइए भारी समस्या। भाई अगर परसेंटेज का सिस्टम होता और परसेंटेज 20% होती तो 100 किलो होता तो 20 किलो दे देते, 200 किलो होता तो 40 किलो दे देते, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है ना, यहाँ तो फिक्स सम वाला हिसाब हो गया
अब आप देखो यहां से किस तरह से आपको जो बेचारा किसान है वो परेशान होता हुआ नजर आएगा। देखना ध्यान से। देखो अभी नोट्स आएंगे, नोट्स तो बस एक हिंदी की कहानी है बच्चों। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई तो नोट्स में कोई दम नहीं रह जाता है। तो पहले आप पूरा समझ लो, उसके बाद हम इकट्ठे नोट्स देखते हैं। देखिए होता क्या है, इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मिंग है उस वक्त सबसिस्टेंस नेचर की थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सवाल उठता है कि सर सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। देखिए यदि मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार के अंदर मेरे भी आम के बगीचे हैं, फार्म, मैंगो फार्म। तो अब जो भी आम प्रोड्यूस होता है हमारे बगीचों से उसे हम खुद कंज्यूम करते हैं, हमारे घर वाले कंज्यूम करते हैं, हमारे रिश्तेदार कंज्यूम करते हैं और उतने में ही वो सारा आम खत्म हो जाता है। यानी हमारे पास कुछ भी बेचने को नहीं होता है, हम बस उगाते हैं और खा पी करके समाप्त कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। यानी इंडिया के अंदर भी जो मैक्सिमम फार्मिंग हो रही थी वो सबसिस्टेंस नेचर की हो रही थी। किसान उतना ही उगा पाता था जिससे वो जो है अपना अपने घर वालों का पेट भर सके, कुछ बेचने के लायक नहीं बचता था। लेकिन दिक्कत ये थी जो लैंडलेस फार्मर था वो क्या करता। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, हम तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में डील कर रहे थे, हमारे को उसको कन्वर्ट करना था कमर्शियल फार्मिंग में। यानी कि ऐसी फार्मिंग करो जो बेच करके पैसा लाए। ये सबसिस्टेंस से क्या फायदा। अब देखो क्या खेल हो रहा है। अब क्या होता है, अभी हम फिक्स सम की हमने बात करी बच्चों, तो इस फिक्स सम पे मैं दोबारा से आता हूं। जैसे सोच के देखो, आपने 2010 में 200 केजी प्रोडक्शन की, ठीक है। अभी अंग्रेजों का गेम बच्चों समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपने 200 केजी प्रोडक्शन की, किसान ने सॉरी अंग्रेज ने फिक्स किया हुआ है कि हम भाई 50 केजी ले लेंगे। तो 2010 में आप अंग्रेज को कितना दे देते हो, 50 केजी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यानी इस 200 में से 150 केजी आपके पास रह गया, 50 केजी आपने क्या किया, ये ब्रिटिश को दे दिया या फिर लैंडलॉर्ड को दे दिया, ये आपके पास रह गया। तो 150 केजी में से 50 केजी आपने सबसिस्टेंस में डाल दिया। सबसिस्टेंस से क्या मतलब है बच्चों, अपने खुद के इस्तेमाल या आपने अपने लोगों को दे दिया। 100 केजी आपने सेल कर दिया। सेल किया तो आपको सेल का प्राइस मिला, यानी कि सेल के बदले आपको रेवेन्यू हुआ, और इस रेवेन्यू के बदले आपने नेक्स्ट ईयर फिर से प्रोडक्शन की। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, भाई आपने 200 किलो प्रोड्यूस किया, 50 किलो आपने ब्रिटिश को दे दिया, 50 किलो ब्रिटिश को देने के बाद भी आपके पास 150 किलो बचा। 150 किलो में से 100 केजी आपने बेचा और 50 केजी में आपने अपना घर चला लिया। अब 100 केजी जो आपने बेचा उसके बदले आपको कीमत मिल गई, जो आपको कीमत मिली उस कीमत के सहारे आपने अगले साल खेती करी। कितना बढ़िया है ना। लेकिन अभी मैं इसको मिटाता हूं। लेकिन बच्चों जिंदगी की डगर इतनी आसान होती नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये हाईली वल्नरेबल टू रेन है। यानी मेरी उपज, मेरी खेती, मेरी प्रोडक्शन खेतों में कैसी होगी ये संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से मेरे हाथ में नहीं है। चाहे मैं लाख मर्जी मेहनत कर लूं बच्चों,
लेकिन यदि बारिश ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी एग्रीकल्चर गई। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो पूरा खेत बह गया, पूरा फार्म बह गया। अगर बहुत कम बारिश हुई तो सूखा पड़ गया। भाई करे तो करे क्या। और बारिश हमारे हिसाब से तो होती नहीं है। यानी बढ़िया फार्मिंग तभी पॉसिबल है जब रिक्वायर्ड मात्रा में बारिश हो, यानी रिक्वायर्ड मात्रा में खेतों को पानी मिले, तभी जाकर के पॉसिबल है ना। जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी बच्चों, जरा माइक की बैटरी खत्म होने पे आ गई थी, माफी चाहूंगा। अब यदि बेहतर खेती होनी है तो उसी हिसाब की बारिश होनी जरूरी है बच्चों। जितना खेतों को आवश्यकता है। अब आप ही बताइए, क्या प्रैक्टिकली ऐसा हमेशा होना पॉसिबल है? यदि किस्मत ने साथ दिया, बारिश ने साथ दिया, सारी चीजों ने साथ दिया, तब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। और उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं थी कि हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर ले। अब देखिए होता क्या है भाई, 200 केजी वाला जो सिस्टम था वो तो समझ आया कि भाई 50 किलो खा लिया, 50 किलो दे दिया, 50 किलो खा लिया, 100 किलो बेच दिया। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हुई बच्चों कि प्रोडक्शन ही 100 किलो हुई। अब जब प्रोडक्शन ही 100 किलो हुई तो 50 केजी कौन ले जाएगा? ब्रिटिश। बच गए 50 किलो। अब आप ही बताओ 50 किलो में वो बेचेगा क्या और खाएगा क्या? और यदि बेचेगा नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, और यदि पैसे नहीं आएंगे तो अगले साल प्रोडक्शन कैसे करेगा? बट चलो यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर बच्चे ऐसा हो गया कि परिस्थिति ऐसी आ गई कि प्रोडक्शन ही 30 केजी हुई है, 50 केजी तो ब्रिटिश मांग रहा है, और ये -20 में चले गए जो इनको नेक्स्ट ईयर देना है। अब यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी और सुनिए। अभी क्या होगा कि इनके पास पैसे तो है नहीं कि ये नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कर सके। अंग्रेज अपना अमाउंट छोड़ने को तैयार नहीं है। भैया करे तो करे क्या, पैसा है नहीं, और खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो करने को बच क्या रहा है? तो सिर्फ खेती, सिर्फ एग्रीकल्चर। और कुछ आता तो कहते छोड़ो यार एग्रीकल्चर, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है, तो हम और करे भी तो करे क्या, करनी खेती ही है। अब समस्या पड़ गई, पैसा है नहीं, अंग्रेज सर पे बैठा है, नहीं तो जमीन वापस ले लेगा। उसके पिछले साल का अभी भी जो टैक्स है वो देना बाकी है। पिछले साल अभी 20 किलो ही दिया था, इस साल 80 किलो लौटाना है।
खेती का कुछ अता पता नहीं है। भाई भारी समस्या, अब करे तो करे क्या, लेकिन बिना खेती किए जी नहीं सकते हैं। खेती करने के लिए चाहिए पैसा, पैसा हमारे पास है नहीं, तो पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा बच्चों लोन के माध्यम से। अब आप बताओ, आज भी यदि आपको किसी बैंक से लोन लेना पड़े, खास तौर पे सरकारी बैंक से, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमेशा कहता है लंच के बाद आना, वो आपसे इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आपको आपके भारतीय होने पे शक हो जाएगा। आपको लोन देने के लिए वो आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सोचो, आज बैंकिंग सिस्टम इतना आगे निकल चुका है, तब लोन लेने में पसीना छूट जा रहा है। तो भैया इमेजिन करो, उस समय तो बैंक ही नहीं थे, और कुछ बैंक थे भी तो वो अंग्रेजों के बनाए हुए बैंक थे, जो अंग्रेजों के ही सिंडिकेट के लिए काम करते थे, यानी वो अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे। तो क्या हमारे पास बैंकों की एक्सेसिबिलिटी थी उस समय कि हम जा करके उनसे लोन ले ले? अब लोन देने वाला बचा कौन? वही भयानक लैंडलॉर्ड बच्चों, जिसने जमीन दी थी। देख रहे हो समस्या? ब्याज पर पैसा चलाने वाले लोग ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे ये बहुत ही ज्यादा हाई होता था। यानी जैसी आपकी जरूरत वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपके घर में कल शादी है, आज आपको पैसे चाहिए, मुंह मांगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल बाद जरूरी है, चलो कोई बात नहीं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इतना भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना बच्चों इज नॉट दैट इजी। जिंदगी में सभी चक्करों में पड़ना, पर लोन के चक्कर में मत पड़ना। और आज लोन इजिली एक्सेसिबल है, लेकिन उस समय तो सोचिए क्या हालत होती होगी। लेकिन अगर आपने लोन ले करके खेती कर भी ली, तो सेम साइकिल तो फिर से रिपीट हो जाएगा ना भाई। फिर तुम खेती करोगे लोन लेके, अब लोन भी चुकाना है, परिवार को भी खिलाना है, बेचना भी है, बचाना भी है, अगले साल फिर खेती करनी है। अब लो समस्या, क्या करें? यानी ये साइकिल तो फिर रिपीट होगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा बच्चों, जहां आप इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वैसे का वैसे रह जाएगा। और जैसे ही ऐसा हुआ कि आपके हालात इतने बुरे हो गए कि अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं चुका सकते हैं, तो आपको बनना पड़ता था बच्चों बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूर, बेगर की कंडीशन में आ जाना। यदि आप लैंडलॉर्ड का पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो आपको जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन के रहना पड़ता था, विदाउट एनी पेमेंट। आज के समय में लेबर लॉज को देखा जाए तो आप किसी भी व्यक्ति से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। यदि आप 8 घंटे से ज्यादा काम उससे लेते हैं, तो आपको उसे ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। आपको अपने स्टाफ को हफ्ते में 1 छुट्टी देनी है। यदि आप उसको 1 छुट्टी नहीं देते हैं, तो आपको फिर उसके ओवर टाइम देना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति से केवल 2 वक्त के खाने पर काम नहीं करा सकते हैं, आपको उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन उस समय, आज तो बच्चों क्राइम है बॉन्डेड लेबर, आप किसी भी व्यक्ति से विदाउट पेमेंट काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त वो जो बेचारा किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लैंडलॉर्ड को दे दी, वो लास्ट में उसी का मजदूर बन जाता था। और यही नहीं, अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया, तो जो उसका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वो माँ के पेट से ही बॉन्डेड लेबर हो जाता था। यानी जिस दिन वो जन्म लेगा,
पिता के कर्जे सारे किसके कंधे पे चले जाएंगे? बेटे के कंधे पे चले जाएंगे। तब तो ये गुलामी कभी खत्म ही नहीं होगी। अब इस तरह से धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट ये सबको बॉन्डेड लेबर बनाते चले गए। सारा एग्रीकल्चर छीन करके इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये तो उनकी बात हुई जो लोग लैंडलेस थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जो काम कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, उनको तो धीरे धीरे करके आपने बदुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर बनाया। लेकिन जरा उनकी भी बात करें, जिनके पास बच्चों जमीन थी, जिनके पास फार्म था, जिनके पास लैंड था, इनके साथ देखिए क्या हुआ। इनको बोला गया कि आप जो क्रॉप्स आप उगाते हैं, यानी जो आप खेती करते हैं, क्रॉप्स की बच्चों दो कैटेगरी होती है, एक कैश क्रॉप और एक फूड क्रॉप। फूड क्रॉप हो गया जैसे कि वीट, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सब फूड क्रॉप है। कैश क्रॉप हो गया जैसे कि टोबैको, ओपियम, इंडिगो, ये सब कैश क्रॉप्स होते हैं। टी, चाय पत्ती वगैरह, ये सब कैश क्रॉप है, यानी ये डायरेक्टली मार्केट में बिकेंगे और वहां से पैसा आएगा। ये सब फूड क्रॉप है, इनसे उतने तेजी से पैसा नहीं आएगा जितने तेजी से यहां से आएगा। तो इन्होंने क्या किया, जिनके पास जमीनें थी उनको बोला कि तुम फूड क्रॉप मत उगाओ, तुम कैश क्रॉप उगाओ, पैसा हमसे ले लो। ये लोग भी लालच में पड़ गए। जो कन्विंस नहीं हुए उनसे फोर्सफुली करवा लिया। अब आप खुद ही बताइए, नो डाउट आप कैश क्रॉप जब उगाओगे तो आपको कैश तो आएगा, आपको पैसा तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते अगर सभी लोग कैश क्रॉप उगाने लगेंगे बच्चों, तो फूड क्रॉप की शॉर्टेज हो जाएगी, यानी अनाज जो है उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। और जब अनाज की बच्चों शॉर्टेज होगी तो अनाज महंगा हो जाएगा। अब कैश क्रॉप के बिना तो इंसान जी सकता है, लेकिन अनाज के बिना कैसे जिए, सोच के देखिए। और यदि अनाज के बिना नहीं जी पा रहा है तो अनाज के लिए इसे पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी जो इसने कैश क्रॉप बेच करके कमाया था उससे भी महंगा अब इसे खुद को जिंदा रखने के लिए फूड क्रॉप पे पेमेंट खर्च करनी पड़ रही है। तो फायदा क्या हुआ कैश क्रॉप का। अब और मजा देखो क्या हो रहा है, अंग्रेज क्या कर रहा है, कैश क्रॉप हमसे उगा रहा है, उसको बेच करके पैसा कमा रहा है। फूड क्रॉप हमारे यहाँ उगाया नहीं जा रहा है, तो फूड क्रॉप वो ब्रिटेन में उगा रहा है, फूड क्रॉप वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस कर रहा है और हम भारतीयों को ला करके महंगे दामों पे बेच रहा है। देख रहे हैं आप ब्रिटिश का दिमाग किस तरीके से भारत को कब्जे में किया। क्योंकि भाई आप खुद ही सोच के देखिए, आप एक बार को इसके बिना तो रह लोगे ना, टोबैको, ओपियम, इंडिगो, चाय का क्या काम, लेकिन अनाज के बिना कैसे रहोगे। अब भारत के लोग अनाज तो उगा नहीं रहे थे, भारत के लोग फूड क्रॉप तो उगा नहीं रहे थे, भारत के लोग कैश क्रॉप उगा रहे थे। कैश क्रॉप से तो पेट भरना नहीं था। अब आपने कैश क्रॉप से ज्यादा पैसे तो कमाए, लेकिन अनाज उससे भी ज्यादा महंगा हो गया। अब अनाज जब उससे भी ज्यादा महंगा हुआ, अब आपका सारा कमाया हुआ पैसा तो अनाज खरीदने में जा रहा है। और अंग्रेज इस बात को जानता था कि भारत के लोग तो अनाज उगा नहीं रहे हैं, तो वो अपने ब्रिटेन में फर्स्ट क्लास अनाज उगा रहा था और इधर ला करके भारत के लोगों को बेच रहा था। अब आप देखो ब्रिटिश का दिमाग। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, ऐसा करने से जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये इतने पे रुके नहीं, जब इन्होंने पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया, इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, अपनी वस्तु को पहुंचा दिया, तो इन्होंने कहा कि चलो अब एग्रीकल्चर तो बर्बाद हो ही गया है, नेक्स्ट टारगेट करते हैं भारत की इंडस्ट्री, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पे भी पहुंचेंगे, और पहले जरा एग्रीकल्चर सेक्टर के नोट्स देखते हैं।
आइए, अब तो हिंदी की कहानी है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आपको समझा चुका हूं, बस एक बार नोट्स गो थ्रू करते हैं। India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian, agrarian यानी based on agriculture. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived their livelihood directly or indirectly from agriculture. ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, या तो लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े थे या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े थे, लेकिन इतना तो तय था कि 85% लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहां से जुड़े थे, एग्रीकल्चर से जुड़े थे। अब देखिए, however, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. यानी इतना सब होने के बावजूद भी हमारी जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेंट था, तरक्की बहुत ज्यादा इसमें हो नहीं पा रही थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकम लो, क्यों लो हुई थी, मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो किसान के पास पैसा नहीं होता था कि वो अच्छे से खेती करे, तो जब वो उसके पास पैसा नहीं होता था तो वो जमीन में वो सारी चीजें नहीं दे पाता था, वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं दे पाता था जो जमीन को आवश्यकता थी, वो हाई क्वालिटी बीज जमीन में नहीं डाल पाता था जो जमीन को आवश्यकता थी, इससे जमीन बंजर होते चली जाती थी। बंजर यानी जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटते चली जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन भी क्या होते चली जा, कम होते। फिर देखिए, इस स्टैग्नेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर का रुक जाना, प्रोडक्शन का रुक जाना, आगे ना बढ़ना। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो अभी अभी हमने देखा कि कैसे उन्होंने जमींदार बनाया और उनसे पैसा वगैरह हथियाना शुरू किया, जमीनों को कब्जे में लिया। पर्टिकुलरली देखिए लिखा है कि नहीं, अंडर द जमींदारी सिस्टम, तो वही याद करिए जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश मतलब पहले राजा, राजा को हटाया किसने, ब्रिटिश, ब्रिटिश के बदले कौन आ गए, ब्रिटिश के नीचे कौन आ गए, लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के नीचे कौन आ गए, आपके टीलर्स। आई रिपीट, टीलर्स नॉट टीनेंट्स। अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वाज इंप्लीमेंटेड इन बंगाल presidency comparing part of India's present eastern state, the profit occurring out of the agriculture sector went to zamindar instead of the cultivator। तो जो भी मुनाफा आ रहा था वो तो सारा कौन ले ले रहा था, जमींदार ले ले रहा था, लैंडलॉर्ड ले रहा था, जो एक्चुअली में कल्टीवेट कर रहे थे, जो एक्चुअली में खेती कर रहे थे, उन तक कुछ पहुंच नहीं रहा था। फिर देखिए, हाउ एवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई देखो, आप किसानों को प्रताड़ित कर रहे हो, समझ में आ रहा है, आप उनसे जो भी चीजें हैं, जो भी फिक्स समय आप लेना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन उनको मदद तो करो ग्रो करने में। लेकिन वो लोग इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे ही नहीं रहे थे, बस किसान से लिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी खराब हो रही थी। और वो भला देते भी क्यों कुछ भी, क्योंकि उनको तो पहले से ही एजेंडा था। The main interest of जमींदार was only to collect rent। देखो लिखा है कि रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर, किसान मर रहा है किसी भी हालत में है, प्रोडक्शन हुई है नहीं हुई है, जमींदार को कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारा रेंट चाहिए। जिसकी वजह से इमेंस माइंजरी और सोशल टेंशन हुआ लेटर, लेटर यानी किसानों के बीच में, उस बेचारे के पास पैसा ही नहीं बच रहा है, वो खेती करे तो करे कैसे, वो परेशान है। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for zamindar adopting such an attitude. Dates for depositing a specified sum of revenue were fixed, failing which the zamindar were lose their right। अब देखो, ये जो जमींदार लोग थे, ये जमींदार लोग अंग्रेज थोड़ी थे, ये जमींदार लोग तो हमारे भारतीय लोग ही थे, लेकिन इनके ऊपर अंग्रेजों ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इन्हें सीधे बोला जाता था कि इतनी तारीख को तुम्हें इतना अनाज कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही देना है। तो जब ये खुद ही प्रेशर में जीते थे तो ये किसानों को और ज्यादा प्रेशर में रखते थे, क्योंकि यदि ये फेल हो जाते सही समय पर अनाज पहुंचाने में, सही समय पर रेंट पहुंचाने में, जैसे अंग्रेज ने फिक्स कर दिया कि आपको हर महीने, हर साल के 1 अप्रैल को आपको आकर के इतने अमाउंट का अनाज हमारे तक पहुंचाना है। भाई अब जमींदार करे क्या, किसान कह रहा है मेरे पास देने को है ही नहीं, ये कह रहा है तो मैं क्या करूं, मुझे तो 1 अप्रैल को चुकाना है, मैं करूं तो करूं क्या। जिसकी वजह से ये किसानों को प्रताड़ित करते थे।
अगर जमींदार ब्रिटिश तक सही समय पर फिक्स्ड अमाउंट नहीं पहुंचाता तो जमींदार से उसके अधिकार छीन लिए जाते। तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए किसको परेशान करता था? किसानों को परेशान करता था। इसीलिए लिखा है कि टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ये जमींदारी सिस्टम, ये लैंड टेन्योर सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि मजबूरन लैंडलॉर्ड को हार्श होना पड़ता था, नहीं होता, टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाता तो आगे दे नहीं पाता, नहीं देगा तो अपने राइट्स को लूज कर देता। ये समस्या। फिर आइए, beside this low level of technology, lack of agrarian facilities and negligible use of fertilizer all added to aggravate the plight of the farmer and contributed to the dismissal level of agriculture productivity। बात करी थी कि नहीं, किसान के पास पैसा था नहीं, टेक्नोलॉजी उस समय था नहीं, किसान के पास बढ़िया पैसा था नहीं तो फर्टिलाइजर वगैरह पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो जमीन की प्रोडक्टिविटी थी वो लगातार घटते चली जा रही थी। There was, of course, some evidence of relatively higher yield of cash crop certain areas of the country due to commercialization of agriculture। और फूड क्रॉप की शॉर्टेज वैसे भी हो रही थी क्योंकि मैक्सिमम पे एग्रीकल्चर को क्या बनाया जा रहा था, कमर्शियल, और फूड क्रॉप ना उगा करके बच्चों क्या उगाया जा रहा था, कैश क्रॉप उगाया जा रहा। फिर आइए, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर। इवन कैश क्रॉप आने से भी कोई इतनी भी ज्यादा कमाई नहीं हो गई कि किसानों को मजा आने लगा। दिक्कत तो यही कि आपने कैश क्रॉप तो कमाया लेकिन फूड क्रॉप महंगा, इधर से जो कमाया उधर महंगा हो गया, अंग्रेज उधर से ला करके फूड क्रॉप अब महंगे दामों में आपको बेच रहा है, यानी जो पेमेंट उसने आपको की थी, कैश क्रॉप का जो लालच दिया था वही पेमेंट आपसे वापस ले ले रहा है आपको ही फूड क्रॉप बेच करके। But this could hardly have farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crop, now they were producing cash crop, which were to be ultimately used by British industry back home। जो आप बना करके दे रहे थे वो सब कहाँ जा रहा था, वो सब आपका ब्रिटेन में जा रहा था। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved for investment, terracing, flood control, drainage, desalination of soil, मतलब जमीनें बंजर होती जा रही थी, बारिश प्रॉपरली होती नहीं थी, जमीनों में कुछ खास इन्वेस्टमेंट किया नहीं जा रहा था, तो कुल मिला के नुकसान ही हो रहा था। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop, a large section of tenants, small farmer and sharecropper neither had resources and technology nor had intensive to invest in agriculture। भाई कुछ तो सीधा यही बोल रहे थे कि आप कमर्शियल क्रॉप करने को कह रहे हो, लेकिन पहली बात हमें कमर्शियल क्रॉप उगाना नहीं आता, दूसरी बात हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। अब हम आते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गया, अब हमें देखना है बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों और उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।